नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आशा करते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और समय समय पर केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई हैं, परंतु भविष्य में ऐसी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और इस दौर में यदि आपकी तैयारी बाधित होती है या पिछड़ जाते हैं तो फिर इसकी भरपाई संभव नहीं होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आज अपना पहला YouTube चैनल के माध्यम से लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान से संबंधित और उसके विकास की बातें हम आपसे बताएंगे, आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल शब्दों में इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान किसी देश के लिए एक प्राणवायु की तरह होता है, क्योंकि एक ऐसा कानून होता है जिसका सभी लोग पालन करते हैं या उसके लिए या संविधान के लिए पालनार्थ तत्पर रहते हैं। इसके अंतर्गत हम आज आपको भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास बताएंगे और ये बताएंगे कि वर्तमान जो हमारा संविधान है इसका विकास कितने चरणों में हुआ है, कैसे हुआ है और वर्तमान संविधान से पहले देश में समय समय पर किस प्रकार के कानून आए हैं। मित्रों, हमारे देश में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, वहीं से प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है, तो देखते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, उसी के द्वारा देश में संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ती है। तो जो भारत का संविधान का ऐतिहासिक विकास है ये 2 चरणों में किया गया है। वो 2 चरण कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। जो पहला चरण है भारतीय संविधान के विकास में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, मैं बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का विकास हुआ है वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जो कि ये समय होता है
1773 से 1858 तक। और जो दूसरा चरण होता है इसका विकास का, वो होता है ब्रिटिश सम्राट के शासन के अंतर्गत। ब्रिटिश महारानी भी कह लीजिए तो भारतीय संविधान का जो विकास है वो दो चरणों में हुआ है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश सम्राट के शासन के अंतर्गत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के का शासन है वो 1773 से 1858 तक हुआ। इसके अंतर्गत समय समय पर अनेक कानून आए। सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों आया, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इसकी क्या क्या बातें थी, इसमें किन नई चीजों की शुरुआत भारत में की गई है, उसकी हम विस्तृत जो व्याख्या है या उसका परिचय है उसको हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन तब तक इन दोनों के अंतर्गत हम सामान्य चीजें जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट और कब कब आए। तो जो पहला एक्ट आया जिसे कहते हैं भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम भी कह दीजिए, ये 1773 में भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी चर्चा हम विस्तृत बाद में करेंगे। इसके बाद हालांकि 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट भी आया था, लेकिन वो विस्तृत नहीं था। वो कुछ जो कमियां थी या कह दीजिए कि ब्रिटिश से जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे उनके असंतोष के बाद कुछ संशोधन किया गया था, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो एक्ट आया वो आया पिट्स इंडिया बिल कह दीजिए या कह दीजिए, ये आया था 1784 ईस्वी में। इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1793। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और इसके बाद चार्टर एक्ट 1853। देखिए मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का विकास हुआ वो इतने चरणों में हुआ। 1773 से 1858 यानी भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इसकी हम विधिवत चर्चा करेंगे। इसके बाद पिट्स इंडिया बिल, यंग पिट्स एक व्यक्ति थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये एक्ट आया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया बिल या एक्ट भी कह सकते हैं, 1784 में। इसके बाद चार्टर एक्ट का दौर शुरू हुआ
जो कि 20 साल के लिए होता था, 20 साल बाद पुनः चार्टर एक्ट आ जाता था। इससे कंपनी को कुछ स्थायित्व मिला और जिससे उसकी जो कार्य प्रणालियां हैं वो सुचारू रूप से बढ़े, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी मानना था। इसीलिए चार्टर एक्ट का जब दौर शुरू हुआ तो पहला चार्टर एक्ट 1793 यानी 1793 में आया। इसके बाद जैसे 20 ईयर बीते, फिर नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 में आया। इसके बाद फिर 20 ईयर बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833 में आया यानी 1833 में, और इसके बाद चार्टर एक्ट जो है 1853 में आया। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि जो चार्टर एक्ट है वो 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके ठीक 4 साल बाद हमारे देश में एक महागदर हुआ जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष पहली बार बड़े पैमाने पर उभरा था, जिससे अंग्रेजों की स्थिति जो अपनी मजबूत समझ रहे थे एक धक्का लगा था। और इस के बाद जो समय होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन समाप्त होता है। लेकिन आगे चल के कब, जब यहाँ के बाद जब देश में क्रांति हो जाती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, तो इसके बाद भारत का जो शासन है वो सीधे निकलकर ब्रिटिश महारानी के सीधे हाथों में चला जाता है। अभी तक जो शासन है वो है अंग्रेजों के ही अधीन, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है। लेकिन अब जो शासन की डोर है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाती है, ब्रिटिश महारानी के अधीन। और यहाँ से जो दौर शुरू होता है वो शुरू होता है ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम समय समय पर आए और क्यों आए, इसकी तो चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अधिनियम आता है वो आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये क्रांति के बाद आता है। 57 में क्रांति होती है, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग होता है, उसी के समय में ये भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। इसकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परिवर्तन होते हैं। इसी एक्ट के द्वारा जो है भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत चला जाता है। अंग्रेज अब तक का इसे सबसे बेहतर एक्ट बताते हैं, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को कहा द बेटर एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। हालांकि ये एक्ट भी भारतीयों को खुश नहीं कर पाया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यानी नेक्स्ट जो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला एक्ट आता है वो आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसके बाद एक ऐसा अधिनियम आता है जो आज भी, या जिसका नाम आते ही आज भी ये प्रतीत होता है कि वास्तव में जो भारत में स्थिति है या भारत में सांप्रदायिक फूट है
वो इसी एक्ट के द्वारा पड़ती है। जो नेक्स्ट एक्ट होता है जिसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909। हालांकि इसे भी इंडियन काउंसिल एक्ट ही कह सकते हो, दूसरे शब्द में इसका एक और नाम है, वो नाम है इसका मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम को सभी लोग जानते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार यहीं से, यूं कह सकते हो, फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत की, क्योंकि यहीं से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया और इसी अधिनियम से हमारे देश में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद जो एक अधिनियम आता है वो कहलाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन के लिए लाया गया ये अंतिम अधिनियम था 1935 में, और ये अधिनियम अब तक लाए गए सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी से लेकर 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का शासन इसी अधिनियम के द्वारा चलाया गया था या चला था। तो इसके बाद और भी एक दो एक्ट हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसा कि मित्रों इसमें हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक जो विकास है वो कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ। तो हमने आपको बताया कि इसका विकास 2 चरणों में हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, एक ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपने पढ़ लिया कितने सारे अधिनियम आए और इसके अंतर्गत इतने अधिनियम आए। अब इन सारे अधिनियमों के अंदर क्या है या विशेषताएं क्या हैं, इसमें कौन कौन सी बातें थी, क्या वर्तमान भारतीय संविधान में इन अधिनियमों की बातों को रखा गया है, क्योंकि समय परीक्षाओं में आजकल पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पूछ ले कि भारतीय संविधान वर्तमान में सबसे ज्यादा किसका ऋणी है या किस अधिनियम का ऋणी है। तो हम आप लोग अगर जानते हैं तभी कर पाएंगे। हमें पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये सबसे ज्यादा ऋणी है, क्योंकि वर्तमान संविधान में जो 200 से ज्यादा आर्टिकल हैं वो इसी एक्ट के हैं। तो मित्रों हम इन सारे जो अधिनियम हैं इनकी जो डिटेल है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बताएंगे और उनकी सारी विशेषताएं बताएंगे और ये भी जानेंगे कि अब तक यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कब और कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी के साथ मित्रों जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।